नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम विथ पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 2 को कराने के लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व कराएंगे। प्रैक्टिस सेट 1 को कराया जा चुका है। इस सेट में आप लोगों को जीके के 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम इस वीडियो में कराएंगे और साइंस के जो क्वेश्चन होंगे लगभग 20 क्वेश्चन वो आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो हम आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार कराएंगे। बहुत डिटेल में कराएंगे। इस तरह का वीडियो शायद ही आप लोगों को कहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और याद करें, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग का तैयार होगा और बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोग की होनी लगेगी। इसलिए कंटिन्यू इन वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस सेट का पहला क्वेश्चन यानी कि जीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बताने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको धैर्यपूर्वक और ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? तो ऑप्शन ए दिया है हिंद महासागर, बी दिया है अटलांटिक महासागर, सी दिया है प्रशांत महासागर और डी दिया है अरब सागर। तो इन विकल्पों के आधार पर देखा जाए तो इनमें सबसे गहरा जो सागर और महासागर की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर है। इनमें सबसे गहरा सागर या महासागर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा बिंदु पाया जाता है, जिसको मरियाना स्ट्रेंच के नाम से जानते हैं। यानी कि धरती का जो सबसे गहरा बिंदु होता है वो मरियाना स्ट्रेंच है, वो प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि महासागरों की संख्या टोटल 5 है और उसमें जो सबसे बड़ा महासागर वो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो पाँचों महासागर का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और एक होता है अंटार्कटिक महासागर, जिसको दक्षिण महासागर के भी नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा महासागर हो गया आपका प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर हो गया आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के भी नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है और सबसे जो गहरा बिंदु होता है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, इसको मरियाना स्ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा सागर या महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि राज्यसभा होता क्या है। तो जो भारत की संसदीय व्यवस्था है उसमें 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन प्रत्येक 5 साल पर होता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन प्रत्येक 5 साल पर होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, क्योंकि लोकसभा प्रत्येक 5 साल पर विघटित होती है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया है 5 वर्ष, बी दिया है 4 वर्ष, सी दिया है 2 वर्ष और डी दिया है 6 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, इसलिए इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए हम लोग फिर अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो चीज़ होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसी संस्था है कि जो विश्व लेवल की जो मामले आते हैं, यानी 2 देशों के बीच का जो विवाद है, जैसे भारत और पाकिस्तान के जो कश्मीर वाला विवाद है, तो उसका जो मुकदमा देखा जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखा जाएगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में स्थित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन दिया है, ए दिया है नागेंद्र सिंह, बी दिया है भगत सिंह, डी दिया है डॉक्टर हरदयाल और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोगों का जो विकल्प ए वाला है नागेंद्र सिंह को ही
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो पहले भारतीय थे। तो इस तरह से आप लोगों का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, नागेंद्र सिंह। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है 24 अक्टूबर, बी दिया है 4 जुलाई, सी दिया है 10 दिसंबर और डी दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का विकल्प वाला सी जो दिया है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 10 दिसंबर को। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसमें जो ए नंबर दिया है 24 अक्टूबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसी दिन 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला दिया है, ए दिया है हीराकुंड, बी दिया है भाखड़ा नांगल, सी दिया है दामोदर घाटी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो भाखड़ा नांगल है। भाखड़ा नांगल है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा जो बांध है भाखड़ा नांगल बांध है, जो पंजाब राज्य में है, सतलज नदी पर बनाया गया है। और जो हीराकुंड बांध है वो हीराकुंड बांध को उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है। ये सबसे लंबा बांध है। जबकि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। और जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये भाखड़ा नांगल ही परियोजना ही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए विकल्प दिया है, ए दिया है मध्य प्रदेश, बी दिया है उत्तर प्रदेश, सी दिया है बिहार और डी दिया है महाराष्ट्र। तो जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप को बनवाया था अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। और सांची का स्तूप किसका प्रतीक है? तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप आप लोगों को कुशीनगर में भी देखने को मिल जाएगा। सांची का स्तूप नहीं, स्तूप। सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश में है, जिसको अशोक ने बनवाया था। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ईच वन टीच वन, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक को पढ़ाए, यानी कि ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ए दिया है एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा, बी दिया है नियमित शिक्षा, सी दिया है अनौपचारिक शिक्षा और डी दिया है जागृत नागरिक। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा से, यानी कि बुजुर्ग लोगों को पढ़ाने की जो बात की गई है उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है ईच वन टीच वन। तो इस तरह से आप लोग का ए नंबर विकल्प सही है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ईच वन टीच वन प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो विकल्प ए दिया है 1955, बी दिया है 1971 और सी दिया है 1962, डी दिया है 1972। तो आपका इसमें विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए विकल्प दिया है, ए दिया है रायपुर, बी दिया है पटना, सी दिया है उज्जैन, डी दिया है देहरादून। तो जो महानदी निकलती है वो रायपुर से होकर निकलती है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, रायपुर। महानदी रायपुर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ किसने लिखी थी? ए दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी दिया है अबुल फजल, सी दिया है कालिदास, डी दिया है शरत चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं
वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आनंद मठ के लेखक जो हैं, राष्ट्रगीत इसी आनंद मठ से लिया गया है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से ही लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आनंद मठ किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। तो इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर है। और जो इसमें विकल्प बी है, अबुल फजल, इसने अकबरनामा लिखा था। कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम और ढेर सारे नाटक और साहित्य इन्होंने कालिदास ने भी लिखा है। और शरद चंद्र चटर्जी ने देवदास की रचना की है। देवदास आप लोग मूवी भी देखे होंगे, इन्हीं की रचना को बनाया गया है। तो देवदास के रचनाकार जो हैं शरद चंद्र चटर्जी है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक लिखा है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत के लेखक कौन है, तो इसमें विकल्प दिया है, ए नंबर दिया है कालिदास, बी दिया है तुलसीदास, सी दिया है कौटिल्य और डी दिया है वेदव्यास। तो मेघदूत के जो लेखक हैं किनकी रचना है, तो एक कालिदास की रचना है। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। देखिए इसमें विकल्प नंबर जो बी दिया है तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। और इसने जो रचना की है अर्थशास्त्र की रचनाकार जो है कौटिल्य हैं। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। तो इस तरह से मेघदूत के जो लेखक की अगर बात की जाएगी तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए नंबर होगा कालिदास। यानी कि मेघदूत के जो रचनाकार हैं वो कालिदास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ऑप्शन ए दिया है बृहस्पति, बी दिया है बुध, सी दिया है शुक्र और डी दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि सौरमंडल में इस समय वर्तमान में टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। और शुक्र की बात की जाए तो इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह का भी कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला देखिए, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। संसद आपको पता ही है कि पार्लियामेंट होता है, 3 से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को बताए थे कि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। तो संसद के 3 हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। और इसमें अध्यक्ष लोकसभा तो होता ही है, अध्यक्ष भी होता है, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश जो होता है इसका सदस्य नहीं होता है, इसका हिस्सा नहीं होता है। तो इस तरह से सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोगों अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी। आप लोगों को पता है कि अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी। सम्राट अशोक बहुत महान शासक था। यानी कि इसमें आपको दिया है, ए दिया है मलाया दिया है, बी दिया है कलिंग दिया है, सी दिया है कोची दिया है, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक ने जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी कलिंग। कलिंग की लड़ाई ही अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कलिंग। अशोक की अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी और इसी लड़ाई के बाद इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत अधिक खून खराबा हुआ था, जिसको देख करके इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने हिंसा की राह को छोड़ करके अहिंसा को मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप लोगों के यही कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी समाधि स्थल भी कुशीनगर में है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की जो धड़कन होती है वो की क्या दर होती है।
तो ए दिया है 50 टाइम्स, बी दिया है 72 टाइम्स यानी 72 टाइम्स, सी दिया है 108 टाइम्स और डी दिया है नन ऑफ दीज। तो एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की जो धड़कन होती है वो 72 टाइम्स होती है। सभी लोगों को पता है कि 72 बार दिल धड़कता है युवाओं का। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का क्या कार्य है? मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो मस्तिष्क का जो कार्य है वो सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो सी दिया है ए और बी दोनों, बोथ। डी दिया है केवल ए। तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा बोथ। जो मस्तिष्क होता है सोचने का भी कार्य करता है और इसी के थ्रू शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। तो इसलिए आप लोगों का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोचना और शरीर का संतुलन बनाने के कार्य जो दोनों कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रक्त से शुद्ध होता है। रक्त किसमें शुद्ध होता है और किससे शुद्ध होता है? तो रक्त को कई चीज़ों से मिलकर कई चीज़ें, शरीर के कई पार्ट हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं। तो इसमें दिया ए नंबर फेफड़ा दिया है, बी नंबर हृदय दिया है, सी नंबर गुर्दा दिया है। तो देखिए रक्त तीनों जगह में क्या होता है? शुद्ध होता है। गुर्दे में भी किडनी भी उसको शुद्ध करने का कार्य करती है, हृदय भी करता है, फेफड़ा भी करता है, और एक प्लीहा होता है जिसे वो तिल्ली बोलते हैं, वो भी रक्त को शुद्ध करता है। तो इस तरह से जो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में डैश दिया है का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है जो तापमान को बताता है? तो इसमें पारा भरा जाता है। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर जो होता है, जो शरीर का टेम्परेचर मापता है, उसमें जो लिक्विड होता है वो पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से जीके के लगभग 19 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 20 क्वेश्चन के करीब 19 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग एक क्वेश्चन पर आप लोग कई क्वेश्चन तैयार कराया गया है। इस तरह से इस वीडियो को आप लोग देखिए और एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, ताकि पूरी तरह से सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाए। इसी तरह से अगले वीडियो में आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर अगले सेट में फिर जीके कराया जाएगा, फिर साइंस का क्वेश्चन कराया जाएगा। इस तरह से पैटर्न अब कंटिन्यू चलता रहेगा। और आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखिए, एग्जाम तक देखिए, ताकि एग्जाम में जाने के बाद से सोचना न पड़े, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग विश्वास रखिए और इन क्वेश्चनों को देखते रहिए और कंटिन्यू देखिए। अब इसी तरह से वीडियो बनते रहेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम में लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।